एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। सो एज यू नो दैट 2020 में आपका सिलेबस चेंज हो गया है। ये जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर है, अगर आप बुक खोलोगे तो ये चैप्टर 4 है, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, और जो आपका चैप्टर 3 है यूएस हेजेमोनी, वो डिलीट हो गया है। उसके 2 टॉपिक्स आपके एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ऐड हो गए हैं, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है पॉलिटिकल साइंस 2020 सिलेबस, तो तुम्हें उसमें कोल्ड वॉर भी मिलेगा 2020 के सिलेबस के हिसाब से, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी भी मिलेगा। और जो यूएस हेजेमोनी में से 2 टॉपिक कट के यूनिपोलर वर्ल्ड ऑफ गल्फ वॉर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ऐड हुए हैं, वो भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। वो भी तुम्हें प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस 2020 में मिल जाएगा। अब हम 2020 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, पहले ये कौन सा था, चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, बट अब इसका नाम क्या हो गया है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, एंड दिस इज चैप्टर 3 नाउ। ओके, और एक और चीज इसके अंदर ऐड हुई है, वो ये है कि पहले इस चैप्टर के अंदर बस 3 टॉपिक्स थे, यानी कि 3 सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में हमने पढ़ा था, 3 एसोसिएशंस के बारे में हमने पढ़ना था, जो यूएसए की हेजेमोनी या फिर यूएसए की डोमिनेंस को चैलेंज करती थी। ठीक है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ईयू, एशियान और चाइना। 3 पढ़ी थी हमने ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में। बट अब जैसे इस चैप्टर का नाम चेंज हो गया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसमें 2 टॉपिक्स और ऐड हो गए हैं। पहला है ब्रिक्स एंड दूसरा है ऑफ इंडिया, रशिया एंड इजराइल। ये क्या है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक एसोसिएशन है। आज के टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गई है। पूरी ब्रिक्स अभी आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो दिस इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ पावर, न्यू सेंटर है पावर का, जो यूएसए को चैलेंज कर सकता है। और सेकंड क्या हुई, हमारा इंडिया। इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इजराइल इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड रशिया इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो इसीलिए चैप्टर के अंदर टू कीप यू अपडेटेड, अब ये बुक कितने पहले लिखी गई थी, ये बुक इसमें सिर्फ हमें एशियान, ईयू और चाइना के बारे में बता रखा था, बट अपडेट करने के लिए हमारे को विद द वर्ल्ड हमें अब न्यू टॉपिक्स ऐड करा दी गई है, ब्रिक्स, इंडिया, रशिया, इजराइल। ओके, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। भी बच्चे इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई एम सिमरन एंड मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th और 12th की ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सबकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। सेकेंडली अबाउट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, अभी आपके टॉपिक्स भी चेंज हो गए, यू डोंट हैव बुक्स एंड वैसे भी नोट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स और हैंड रिटन नोट्स और टाइप नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर सब डले हुए हैं। सो यू कैन टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आईडी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो नोट्स भी मिल गए, चैप्टर्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब जैसे ही आप बुक खोलोगे तो इसका ओवरव्यू दे रखा है पहले चैप्टर का, दैट वाई आर वी स्टार्टिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो वैसे यूएस हेजेमोनी चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो आपके लिए वो डिलीट हो गया है, बट हमें यूनिपोलर वर्ल्ड में ये पता चल गया था, जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में टॉपिक ऐड हुआ है, कि जो यूएसए है उसकी हेजेमोनी स्टार्ट हो गई थी जब हमारा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। 1991 में हमने बाइपोलैरिटी चैप्टर में पढ़ा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। पहले 2 सुपर पावर्स थी, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। अब हमारी एक यूएसएसआर जो सुपर पावर थी वो खत्म हो गई, तो अब जो यूएसए था वो हेजेमोन की तरह रिएक्ट करने लगा, यानी कि एक दादा टाइप बन गया वो गैंग का, एंड वो सबके ऊपर अपनी डोमिनेंस शो करने लगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया जब बाकी जो नेशंस थे, दे स्टार्टेड मेकिंग एसोसिएशंस। उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू करी टू चैलेंज द पावर ऑफ द यूएस हेजेमोनी। क्यों? पहले कौन कर रहा था यूएसए की पावर को चैलेंज? कौन कर रहा था? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कर रहा था। अब सोवियत यूनियन मर गया, तो अब और लोग भी तो चाहिए हमें जो चैलेंज करेंगे उसकी पावर को। तो वो लोग हैं हमारे यूरोपियन यूनियन, एशियान, चाइना। तो इन सब ने मिलकर जो यूएसए की पावर था उसको चैलेंज करा, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं था कि एकदम से ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गए, नहीं। दे स्टार्टेड विद इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये पॉलिटिकली बने, फिर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तरफ ध्यान दिया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, एंड नाउ दे आर चैलेंजिंग यूएस हेजेमोनी। अब ये यूएस की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी।
तो फर्स्ट आपको जो यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, ये हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं दिस इज़ अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। एक नया सेंटर है पावर का। ये एक ऐसी पावर है जो अगर यूएसए को टक्कर देने के लिए अगर हमें किसी का नाम सबसे पहले लेना हो तो हम किसका लेंगे? यूरोपियन यूनियन का। अब कैसे यूरोपियन यूनियन बनी, क्यों बनी थी, लेट्स स्टडी। तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन हमारा इन्वॉल्व था? वी ऑल नो एलाइड पावर और एक्सेस पावर, ठीक है। हम हमारे यूरोप की काफ़ी सारी पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, तीनों ही किस में इन्वॉल्व थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटेन एंड फ्रांस एक साइड पे थे और वो जर्मनी इटली जापान से लड़ रहे थे। तो अब आप ये देखो कि एक कॉन्टिनेंट की 3 बड़े बड़े देश इन्वॉल्व थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जितना नुकसान यूएसए को नहीं हुआ उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी वो गिर गई थी यूरोप की। क्यों? इतने समय से वो लोग वॉर लड़ रहे थे। ब्रिटेन वॉर कर रहा था, फ्रांस वॉर कर रहा था और जर्मनी वॉर कर रहा था। हिटलर वाला टाइम आपको पता है हिटलर के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। तो वॉर की वजह से यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल ही डिवास्टेट हो चुकी थी। सेकेंडली क्या हुआ, उस समय पे डीकोलोनलाइजेशन होने लग गया था। जैसे कि हमें पता है हमें भी आज़ादी मिल गई थी, इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रिटेन ने जिन जिन देशों के ऊपर अपनी कॉलोनी बना रखी थी वो भी फ्रीडम पा रहे थे। तो एक उनका इकोनॉमी जहाँ से उन्हें क्या कर रहे थे, हमें लूट ही तो रहे थे ब्रिटिशर्स, तो वो भी उनका जो इकोनॉमी गेन हो रहे थे वो भी बंद हो गए। सेकेंडली वो वॉर हार गए, तो जो यूरोप था उसकी बहुत बेकार हालत हो गई। नाउ यू माइट बी थिंकिंग अब बेकार हालत थी तो ये एसोसिएशन कैसे बनाई, लेट्स स्टडी, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अब सब लोग ये सोचने लगे जितने वर्ल्ड लीडर्स थे कि यूरोप जो है ये जर्मनी और हमारा फ्रांस और ये जो ब्रिटेन है ये आपस की दुश्मनी को ख़त्म करेंगे या फिर से एक और वॉर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आपस में क्यों किसकी लड़ाई नहीं होती? जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है वैसे वहाँ पे भी आसपास में देशों की बहुत लड़ाई होती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये क्वेश्चन आ गया कि अब ये लोग कोई एसोसिएशन बनाएंगे, कॉपरेट करेंगे या फिर से लड़ाइयों में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यूरोपियन 1945 में जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो रुइन हो गई थी और स्ट्रक्चर फॉल हो गया था। ये मैंने तुम्हें बता दिया, बुक की लाइन पढ़े हैं, ठीक है। तो अब जब इनका स्ट्रक्चर फॉल हो जाता है तो इन्हें बचाने के लिए एक सेवियर आता है। कौन आता है वो? यू कैन अज्यूम यूएसए आता है। देखो यूएसए हमेशा यही करता है, पहले प्रॉब्लम में डाल देता है फिर प्रॉब्लम से निकालने आता है। पहले यूएसए वॉर में पड़ के पूरी यूरोप की इकोनॉमी ख़राब हो गई। अब यूएसए आता है हमारा यूरोप के पास, पूरे कॉन्टिनेंट के पास अपना मार्शल प्लान लेके कि ये जो तुम इतने भारी भरकम डिप्रेशन में पड़े हो मैं तुम्हें उसमें से बाहर निकालूंगा, ठीक है। मार्शल प्लान लेकर आता है हमारा यूएसए 1945 टू एड द यूरोप की मदद करने के लिए। क्या होता है इसमें, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, $15 बिलियन का लोन देता है यूरोप को हमारा यूएसए, एंड उसके साथ कुछ ट्रीटीज वगैरह साइन करता है कि वो उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे एंड ऑल दैट। किस लिए करता है? जिससे कि ये जो यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल बेकार हो गई है वो थोड़ी सी रिवाइव हो सके। तो मार्शल प्लान कब हुआ था हमारा? इट वॉज एडेड बाय यूएसए इन 1945, ठीक है। और एक और उसने यूएसए ने उस समय पे मदद करने के लिए हमारे यूरोप की एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बनाया अंडर द नेटो में हमें पता है वेस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज थी, तो नेटो के अंडर उसने एक सिक्योरिटी सिस्टम भी बना दिया टू एड द हमारा यूरोप, ठीक है। अब मार्शल प्लान के अंडर ही हमारा आप कह सकते हो एक तरीके से काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई, एंड उसके बाद हमारा जो ईयू है वो साइन होता है एंड एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है यूरोपियन यूनियन, जिसका अपना फ्लैग भी है, अपनी करेंसी भी है, और ये आपस में फ्री ट्रेड रिजाइम भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। एंड एज वी नो दैट यूरोप के अंदर सब एक देश से दूसरे देश में आराम से जा सकते हैं इन ट्रेन, बिना वीज़ा के भी, जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं। तो ऑल दिस ये सब यूरोपियन यूनियन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। लेट्स स्टडी। तो मार्शल प्लान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था OECC। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, फाउंडेशन या फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसको तो मैं ऐसे ही लिखना है, जो मैंने यहाँ रेड से लिखा है जो ईयर के साथ, दिस यू हैव टू लर्न, 1 मार्क में भी आती है ये। लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले मार्शल प्लान के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी कि सबसे पहले क्या जरूरत है यूरोप की कंट्रीज को कि ये इकोनॉमिकली एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे की मदद करे इकोनॉमिकली। कब इस्टेब्लिश हुई ये? 1948 में हुई, एंड इट वॉज मेड टू एड द वेस्ट, यानी कि वेस्ट यूरोप की कंट्रीज जो थी उसको मदद करने के लिए ये बनी थी, ठीक है।
उसके क्या बाद क्या बना, जितनी भी वेस्टर्न यूरोप स्टेट्स थी ये एक फोरम बन गई वेयर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स कुड कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर इन्होंने एक अपनी फोरम बनाई। OECD क्या है? OECD एक फर्म आप कह सकते हो है जिसमें सारी यूरोप की कंट्रीज बैठती थी और इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज के ऊपर बातें करती थी, एग्रीमेंट साइन करती थी एंड एक दूसरे से ट्रेड एग्रीमेंट्स करती थी। ठीक है, तो पहले बनी हमारी इकोनॉमिक यूनियन बन गई। नेक्स्ट बनी 1949 के अंदर द काउंसिल ऑफ यूरोप, द काउंसिल ऑफ यूरोप। अब ये बनी थी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पॉलिटिकल डायमेंशन देने के लिए। पहले क्या बात हो रही थी, सिर्फ इकोनॉमी की बात हुई, अब आ गई पॉलिटिक्स की बात। तो पॉलिटिकल डायमेंशन देने के लिए क्या बनी हमारी 1949 में, द काउंसिल ऑफ यूरोप। ये एक पहला स्टेप था जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन की तरफ था। पॉलिटिक्स कॉर्पोरेशन जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं सब देशों के आसपास में, अब ये लोग नहीं लड़ेंगे, ट्रेड भी करेंगे साथ साथ में, एक दूसरे से ये लोग अब नहीं लड़ेंगे। थर्ड हमारी जो साइन हुई वो क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। थर्ड क्या साइन हुई एट द एंड, एक और हमारी ट्रीटी साइन हुई, दैट वाज 1957 में, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो इस तरीके से मार्शल प्लान के अंदर धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था यूरोप को इंटीग्रेट करने का। जो आपस में लड़ते रहते थे उनको इकट्ठा लाने का प्रोसेस चल रहा था और ये वो टाइम था जब कोल्ड वॉर भी हमारा चल रहा था। ठीक है, अब जो यूरोपियन पार्लियामेंट बनी एट दी एंड, उसके बाद क्या बनी हमारी यूरोपियन पार्लियामेंट। इससे एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल डायमेंशन मिल जाता है हमारे यूरोप की सारी कंट्रीज़ को एंड उसके बाद हो जाता है हमारा सोवियत यूनियन कोलैप्स। क्या हो जाता है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है 1991 में और वहाँ से ट्रिगर हो जाता है हमारा यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो दूसरी पावर थी जो मना कर रही थी, सारे के सारे अलायंस सिस्टम बना रही थी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को तोड़ मरोड़ के रखा हुआ था। एक अलायंस यूएसए का हो गया, एक यूएसएसआर का हो गया, अब दूसरा अलायंस सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। तो उस समय पे 1992 के अंदर जो प्रोसेस होता है वो स्पीड अप हो जाता है एंड एट दी एंड हमारा जो यूरोपियन यूनियन है वो फॉर्म हो जाता है। सो वी हैव टू स्टडी नाउ दैट जो यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ हमारा, वो उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी, यूरोपियन यूनियन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, तो 1992 में इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है हमारी यूरोपियन यूनियन की। अब यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी कि ये क्यों इन्होंने साइन करी थी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी मतलब जैसे अब हम हैं, हमें डील करते हैं, आपने देखा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, तो बाहर के देशों के साथ भी हमें बहुत सारी डीलिंग्स करनी होती है। तो उसके लिए इन सब कंट्रीज़ ने एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी बनाई। सेकेंड, इन्होंने कहा कि हम कॉपरेट करेंगे ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, जस्टिस और होम अफेयर्स के ऊपर कॉपरेट करेंगे। जो भी कोई बात होगी उसको पहले बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे हर एक होम अफेयर्स को। सेकेंड क्या कहा उन्होंने, क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, एक ही इनकी करेंसी बन गई इन सब देशों की। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से देश थे, इनकी एक सिंगल करेंसी बन गई जिसका नाम है यूरो एंड वी ऑल नो यूरो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे यूरो की। एंड नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या करी, इन्होंने अपनी एक करेंसी बनाई, फिर इन्होंने अपना एक फ्लैग बनाया, देन दे मेड देयर नेशनल एंथम, फाउंडेशन डेट बना दी। करेंसी तो बना ही चुके थे एंड दे स्टार्टिंग एक्टिंग एज अ नेशन स्टेट। पूरा का पूरा एक जैसे हमारा इंडिया एक स्टेट है, नेशन है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन जो था पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत कहाँ से हुई, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से ये एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लग गए। इन्होंने स्टार्ट करा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया था। तो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अटेम्प्ट था दैट वाज फेल्ड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया कि कॉमन फॉरेन पॉलिसीज़ टू अदर नेशंस, यानी कि जितने भी ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है, ये अमेरिका से किस तरीके से डील करेंगी, ये रशिया से कैसे डील करेंगी, इंडिया से कैसे डील करेंगी, सब एक दूसरे से बातचीत करने के बाद ऐसी डीलिंग्स करती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारा, अब जितनी भी 1992 में यूरोपियन यूनियन बनी, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी ईस्ट यूरोप की जो पहले सोवियत यूनियन के पार्टनर्स हुआ करती थी, सोवियत यूनियन के अलायंस में हुआ करती थी। तो उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करा? तो उनका इतना मन नहीं था यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने का। धीरे धीरे बट ग्रेजुअली काफ़ी स्टेट्स ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। और जो यूरोपियन यूनियन है इसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लेट्स स्टडी क्यों है, क्योंकि इसका जो जीडीपी है, अभी हमारी बुक में एग्जांपल दे रखा है
इसका जीडीपी 2005 के अंदर कितना था, $12 ट्रिलियन, जो अमेरिका के जीडीपी से बहुत ज़्यादा था। सेकंड जो यूरो है, यूरो हमें पता है करेंसी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा है, तो इट इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट टू डॉलर, यानी कि अगर डॉलर को कोई टक्कर देने वाला आएगा वो कौन सा है, हमारा यूरो। और ओवरऑल ट्रेड जो है इसका 3 टाइम्स दैट ऑफ यूएसए है, यानी कि जो ट्रेड करता है पूरा यूरोपियन यूनियन वो यूएसए के ट्रेड से बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब अगर कभी भी ट्रेड के ऊपर कोई भी बातचीत होती है चाइना यूएसए के बीच में, तो जो यूरोपियन यूनियन कहता है उसकी बात मानी जाती है। क्यों भैया, जब वो उससे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियस है उसी की बात मानी जाएगी। तो देखो यहीं आपको दिख गया कि उसने यूएसए के हेजेमोनी को चैलेंज कर दिया। अब ट्रेड के ऊपर किसकी बात मानी जाएगी, यूरोपियन यूनियन की बात मानी जाएगी, अमेरिका को भी उसकी बात माननी पड़ेगी। और जब यूरोपियन यूनियन है वो एशिया और जो हमारा अफ्रीका है उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर कभी वो अमेरिका की तरफ जाते हैं तो उनको वो इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैंने आपको बताया कि इनका ट्रेड बहुत अच्छा है। और टूरिज्म कितना होता है यूरोप के अंदर, वी ऑल नो दैट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा से होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनमें से 2 जो परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन फ्रांस, वो तो यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स कौन से हमारे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएसए। ठीक है, इनमें से 2 कौन से होगा, ब्रिटेन फ्रांस, वो यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, हर कुछ समय बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स बदलते हैं, उनमें से भी काफ़ी मेंबर्स हमारे यूरोपियन यूनियन में आते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा है कि ट्रेड में भी इनका से है। सिक्योरिटी जो है हमारी काउंसिल यूएन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर कोई न्यूक्लियर वेपन के ऊपर कोई बात होनी है, कोई भी चीज़ों के ऊपर बात होती है जब, तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा पावर होती है। दे हैव अ पावर ऑफ वीटो, जो आप चैप्टर यूनाइटेड नेशन वाले में पढ़ोगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और जो ब्रिटेन और जो फ्रांस हैंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी है। जो आर्म्ड फोर्सेस है यूरोपियन यूनियन की आर्मी जो है वो 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन हो गई, हमारी अमेरिका, और जो यूरोपियन यूनियन की दैट इज 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्रिटेन और फ्रांस के पास 550 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, यानी कि इनके पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स है। दैट मीन्स दे ऑल्सो पोज सम न्यूक्लियर थ्रेट। तो इस तरीके से हमें पता चला इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है, इनकी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग है, इनका जो ट्रेड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, एंड पॉलिटिकली ऑल्सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स स्टडी द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये फ्लैग आपको एग्जाम में आ सकता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें 12 स्टार्स हैं जो इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, 12 गोल्डन स्टार्स। और 12 गोल्डन स्टार्स किसका सिंबल है, हार्मनी एंड सॉलिडारिटी। इन्होंने यूरोपियन यूनियन क्यों बनाई, क्योंकि पहले आपस में लड़ते रहते थे, लड़ाई को खत्म करने के लिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई। तो जो गोल्ड स्टार्स हैं सर्कल के अंदर, तो सर्कल किसका सिंबल हैगा, ऑफ हार्मनी एंड सॉलिडारिटी। एग्जाम में आ सकता है ये लिखने को कि सर्कल किसका सिंबल है, हार्मनी एंड सॉलिडारिटी। और ये जो 12 स्टार्स है, वाई दे हैव मेड 12 स्टार, तो 12 हमें पता है सिंबल किस चीज़ का है, कंप्लीशन का सिंबल होता है। हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 आवर्स होते हैं हमारे। तो इसी तरीके से 12 किसका सिंबल हुआ, कंप्लीट, परफेक्ट एंड यूनिटी का। तो यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है हार्मोनाइज्ड है, सॉलिडारिटी है, कंप्लीट है एंड परफेक्ट है। तो इस तरीके का इन्होंने अपना फ्लैग बनाया हुआ है, या गोल्ड स्टार्स है, मेरे पास रेड था तो मैंने रेड से बना दिया। ठीक है, अब हमने सारी अच्छाई पढ़ ली कि यूरोपियन यूनियन ये, यूरोपियन यूनियन वो। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो लिमिट करती है यूरोपियन यूनियन की पावर। ऐसा नहीं है कि ये हर एक बात में हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, एक दूसरे की बात मानती है। ऑब्वियस है कि इनके बीच में भी किसी ना किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और यही वो रीज़न है जो इनकी पावर को थोड़ा कम करता है। लेट्स स्टडी। जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो ये एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। सेकंड क्या है, हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टोनी ब्लेयर। जब हमारा कोलिशन ऑफ विलन बना था, मैंने आपको इंडो बाइपॉलरिटी चैप्टर में पढ़ाया है ये गल्फ वॉर में, जब कोलिशन ऑफ विलन बना था इराक को बचाने के लिए फ्रॉम इराक इन्वेजन जब करा था कुवैत को बचाने के लिए सद्दाम हुसैन वाले टाइम में। ठीक है, तो जब कोलिशन ऑफ विलन बना था तो उसमें जो मोशन फोर्सेस थी उसमें जो ब्रिटेन था उसने कहा कि मैं अमेरिका का साथ दूंगा, बट एट दैट टाइम फ्रांस और जो हमारा जर्मनी था उसे अमेरिका का साथ नहीं देना था। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, बट फ्रांस और जो जर्मनी था वो नहीं देना चाहता था। तो दिस शोड दैट उनके बीच में हर बात पे कॉपरेशन नहीं होता था। सेकेंड क्या है, जो डेनमार्क और स्वीडन है उन्होंने maastricht
ट्रीटी को साइन नहीं करा था। maastricht ट्रीटी के आपकी बुक में नहीं बता रखा है। ये जो यूरोपियन यूनियन बनी थी ना, ये maastricht ट्रीटी के साइन होने से ही बनी थी कि सिंगल करेंसी, फ्लैग, एंथम वगैरह होगा। तो जो डेनमार्क और स्वीडन है, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दे रखा है ऑफ ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे थैचर। जब थैचर प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय में उन्होंने यूके को यानी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन की मार्केट से दूर रखा, यानी कि जो ट्रेड था वो नहीं करते थे यूरोपियन यूनियन की मार्केट से, अपना अलग ट्रेड करते थे। तो दीज आर द लिमिटेशंस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। ओके, सेकेंडली अगर कोई बच्चा कहेगा यहाँ पे जो डेटा मैंने दिया है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया उसका जीडीपी $12 ट्रिलियन इन 2005 जो अमेरिका से ज़्यादा था। हो सकता है जो आपकी न्यू बुक्स है उसमें कुछ और हो, तो डोंट वरी, आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना। अभी प्रेजेंट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में 2005 का मेंशन है, यू कैन राइट इट। तो विद दिस हमारा यूरोपियन यूनियन कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है अपनी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि ये यूएसए को टक्कर दे सकता है। वो कौन सी है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये कौन सा रीजन है? अभी मैं पिक्चर डालूंगी, आप देख सकते हो। एशियान, इसका नाम क्या है? एशियान। लेट्स स्टडी एशियान कहाँ पे है एंड व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, तो एशियान के बारे में पढ़ते हैं। एशियान के बारे में सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, पॉलिटिक्स ख़राब हुई इनकी, एंड एक और कॉन्सिक्वेंस पड़ा था इनके ऊपर कॉलोनाइलाइजेशन का। कॉलोनीज बना रखी थी ब्रिटेन ने फ्रांस में इस एरिया के अंदर। आपको कंबोडिया के बारे में पता है, वियतनाम के बारे में पता है, ये उसी रीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो वॉर के बाद में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके काफ़ी सारे आर्मीज अपॉइंट हुई थी, जैसे इंडिया की आर्मी गई थी लड़ने के लिए, उसी तरीके से ये भी इनडायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, और ये ऑलरेडी गरीब देश थे तो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इट कुड कम एज 2 मार्क क्वेश्चन। तो क्या था? प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या हुआ था? मोस्टली ये डिकोलोनाइज हुई थी तो इन्हें नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम आई। रैवेजेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी थी यहाँ पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। और सेकंड क्या हुआ कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था हमारा कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। अमेरिका कह रहा था मेरे पास आओ, यूएसएसआर कह रहा था मेरे पास आओ, तो अलायंस बहुत ज़्यादा प्रेशर्स बना रहे थे इनके ऊपर कि किसी एक को चूज कर लो। ठीक है, और फिर हमारा इस चीज़ से बचने के लिए एक चीज़ निकली थी नैम, यानी कि एफर्ट्स ऑफ एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी एट बंदुम कॉन्फ्रेंस, नैम। ठीक है, तो जो नैम था वो इस एरिया में फेल हो गया था। जितनी जो यहाँ की कंट्रीज थी जो अभी हम पढ़ेंगे, इनको नैम में इतना इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने नैम को इतना ज़्यादा इन्होंने नैम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन्होंने अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एसोसिएशन, जिसको कहा जाता है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब बनी थी ये? 1967 में बनी थी। 5 कंट्रीज ने बनाई थी इस रीजन की। कौन से रीजन की? साउथ ईस्ट एशिया के रीजन की। कौन कौन सी कंट्रीज थी वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज ने मिलकर साइन करा था बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो अगर एग्जाम में आया कि एशियान कैसे बना, तो जब बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ 1967 में 5 कंट्रीज ने करा, तब हमारा एशियान फॉर्म हुआ था। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों बनाया इन्होंने एशियान? सबसे पहला रीजन था इनका एशियान बनाने का इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने का। इकोनॉमी बहुत डाउन थी, इकोनॉमी बढ़ाने का। सेकंड, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो सोसाइटी का और कल्चर का डेवलपमेंट लाने के लिए, कल्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए बनाया। टू ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लाना, पीस लाना। वॉर के बाद हमारा जो ये एरिया था काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, तो पीस लाना। एंड टू मूव अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर। आप चैप्टर जो आगे आएगा आपका यूनाइटेड नेशन वाला, उसमें पढ़ोगे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना। उसको इन्होंने ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट कर लिया कि अब हम तरीके से रहेंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे, सोशल कल्चर चेंजेस लाएंगे। ये सब कुछ एशियान ने फॉलो करा। धीरे धीरे और कंट्रीज एशियान के अंदर आने लगी। कौन सी? ये आपको याद रखनी है, वर्ड बाय वर्ड लर्न करना है। ब्रूनिया, दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडियार, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये सब बाद में एशियान के अंदर हमारी ऐड हो जाती हैं। एंड ये एक ना अपना सेलिब्रेशन करते हैं जिसका नाम है एशियान वे, एक फेस्टिवल बनाते हैं ये। और ये किस
इसलिए बनाते हैं, ये कोई इकोनॉमिक और कोई फॉर्मल सा फेस्टिवल नहीं है, ये खुशी में आकर ये इनफॉर्मल फेस्टिवल बनाते हैं, नॉन कॉन्फ्रंटिंग होता है, यानी कि इस पर बिजनेस की, ट्रेड की, डील्स की ऐसी कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये अपनी हैप्पीनेस में बनाते हैं फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। नेशनल सोवरेनिटी मतलब हर एक देश अपने ऊपर सोवरेन है। सोवरेन मतलब क्या होता है कि हमें खुद पावर है अपने डिसीजन लेने की। जैसे कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे, उस समय पे हम सॉवरेन नहीं थे, हमारे सारे डिसीजंस कौन लेता था? ब्रिटेन लेता था। बट अब हम सॉवरेन हैं, इंडिया के सभी डिसीजंस हम खुद लेते हैं। तो नेशनल सॉवरेनिटी को इन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए एशियान वे बनाया। एग्जाम में कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपके आ जाता है। फिर 2003 के अंदर इन्होंने अपनी एक बनाई एशियान कम्युनिटी। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क क्वेश्चन आएगा इस पे सीधा। तो कम्युनिटी के 3 पिलर्स थे, कौन कौन से थे? एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। लेट्स स्टडी एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी इसलिए बनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। अब ये जितने भी कंट्रीज है, कुछ नेबर्स है, सब पास पास में हैंगे, तो आप सोच सकते हो कि कोई कंट्री नेबर हो और उसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट ना हो। जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का है, अब नेपाल से भी होने लगा है, चाइना से भी होता है, सबसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहता है। तो इनके भी होते थे टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बट इन्होंने एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी बना के ये कहा, प्रॉमिस करा कि अगर कोई डिस्प्यूट भी हुआ तो उससे बैठ के बात करेंगे, हम लोग वॉर की तरफ, मिलिट्री की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, दे सेड टू अपहोल्ड पीस, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट, ये सब इन्होंने कहा। और इसके अंडर एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर इन्होंने बनाई एशियन रीजनल फोरम सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। एशियन रीजनल फोरम ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कब बनी थी? ये 1994 के अंदर। दिस यू हैव टू लर्न। तो ये एशियन जो रीजनल फोरम बनी थी ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी रखने के लिए, और किस तरीके से ये जो एशियन की कंट्रीज है बाकी देशों से डील करेंगी, यूरोप से, अमेरिका से, इंडिया से और बाकी कंट्रीज से कैसे डील करेंगी, इसलिए ये बनी थी 1994 में। 1 मार्क क्वेश्चन है, याद रखना है। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी आप समझ गए कि आपस में ये वॉर की तरफ नहीं जाएंगे, मिल बैठ के ये सारे मसले को सुलझाएंगी। सेकंड क्या है? एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ऑब्वियस है, ये इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनी होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि कॉमन मार्केट बनाएंगे और एक प्रोडक्शन बेस बनाएंगे, एंड दे सेड दैट कि एक दूसरे को एड करेंगे, इकोनॉमी को स्पीड अप करने के लिए इन्होंने ये सब प्लान्स बनाए। और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया। अब जो डिस्प्यूट्स होते हैं एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, ट्रेड को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो उसके लिए इन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया कि बैठ के बात करी जाए और वॉर की तरफ ना जाया जाए, इसलिए। एंड दे एस्टैब्लिश द फ्री ट्रेड एरिया। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेड एरिया पता होगा कि आराम से ट्रेड आपस में हो पाए, जो तारीफ्स होते हैं, टैक्स होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर, और जो इन्वेस्टमेंट है इसमें, जैसे कहते हैं कि बाहर की कंपनीज को आओ और हमारे में इन्वेस्ट करो, तो दे एस्टैब्लिश द फ्री ट्रेड एरियाज इन देयर कंट्री। और उसके बाद से यूएसए और चाइना से जाकर जो कंपनीज थी उन्होंने एशियान में जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को संभाला। नाउ लेट्स स्टडी एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है, तो विजन 2020 के बारे में हमें बता रखा है, जो इन्होंने बनाया था अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी का 2020, तो आ भी गया, अब पता नहीं इसका क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि विजन 2020 में दैट हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम कवर अप कर लेंगे। जैसे कि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स अपने कवर अप करे। कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, आपको ये लर्न करना है बस, इसकी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट क्या था, तिमूर क्लैक कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो दे हैव सेटल्ड सम कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन कौन से? कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमूर क्राइसिस, और जो इंडिया है अब उसके बारे में हमें बताया गया है। तो एशियन सोशल कल्चर कम्युनिटी में हम पढ़ेंगे किस तरीके से इन्होंने बाकी कंट्रीज़ के साथ डील करा और अपने कितने कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने कंप्लीट करे। तो अपने कौन कौन से करे इन्होंने? कंबोडियन एंड ईस्ट तिमूर क्राइसिस। अब धीरे धीरे काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ थी उनका इंटरेस्ट जागने लगा एशियान के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकली थोड़े डेवलप होने लग गए थे। पहले इंडिया इनके साथ कोई फ्री ट्रेड रिजाइम साइन नहीं करना चाहता था, बट फिर अब बाद में इंडिया ने सिंगापुर और थाईलैंड दोनों के साथ ही फ्री ट्रेड रिजाइम साइन कर ली है, और अब वो पूरे के पूरे एशियान के साथ भी इंडिया फ्री ट्रेड रिजाइम साइन करना चाह रहा है। ठीक है, इट इज़ ओनली पॉलिटिकल फोरम ऑफ एशिया वेयर मेजर पावर्स को डिस्कस सिक्योरिटी इशू। ये जो एशियान है ना, पूरे एशिया के अंदर ये एक ऐसी फर्म है जहाँ पे सारी की सारी मेजर पावर्स एशिया की कौन सी होगी? चाइना हो गई, एशिया हो गई, पाकिस्तान भी आप कह सकते हो एक कंट्री है। ठीक है, और कौन सी हमारी हो गई? यही सारी कंट्रीज, रशिया, ये सब एक मेजर फोरम कौन सी? अगर सबको इकट्ठे बैठ के बात करनी हो, ज़रूरी है हर बार यूएन में जाएंगे? नहीं। तो सेकंड फोरम क्या है? मेजर फोरम, जहाँ पे जितनी भी मेजर पावर्स है ऑफ
ऑल एशिया बात कर सकती है, हमारी एशियान में जाकर मतलब जो भी यहाँ की मीटिंग्स होल्ड होती है, यहाँ पे एशिया की सभी सुपर पावर्स बैठ के, एशिया की मेजर पावर्स बैठ के सारे के सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं। तो इधर से हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब अकॉर्डिंग टू बुक तो आपको चाइना पढ़ना चाहिए पहले, बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो अभी 2020 में ऐड हो गया है, ब्रिक्स एंड रशिया, इंडिया, इजराइल। पहले ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इजराइल पढ़ाऊंगी, फिर चाइना पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक जो 2020 के सिलेबस में आपको ऐड हुआ है, ब्रिक्स। ओके, तो टॉपिक शुरू करना है हमें अपना ब्रिक्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रशिया, फिर पढ़ेंगे इंडिया एंड देन वी विल स्टार्ट इजराइल। ये क्या है, हमारे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ये भी वो पावर्स हैं जो अब इमर्ज हो रही है एंड दे आर चैलेंजिंग द पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। एक चीज़ पहले ही बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच करा है लिंक जो CBSE की वेबसाइट पर डाला था एडिट टॉपिक्स का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपके जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं ये मैंने कहीं और से अपनी तरफ से नहीं निकाले हैं। ये जो CBSE ने ऐड करा था हमारा पूरा का पूरा PDF उसी के टॉपिक है। PDF नीचे मैंने अटैच कर दिया है तो तुम देख सकते हो, उसमें सबका गिवन है, ये दोनों भी गिवन है, ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इजराइल सब गिवन है। ओके, एक और चीज़, कई क्रिएटर्स ने मतलब काफ़ी लोगों ने पढ़ाए हैं ये चैप्टर, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, देखो हमारा CBSE से वो PDF आया है। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ब्रिक्स टॉपिक ऐसा है, इस पर आप कितनी भी चीज़ें मेंशन कर दो, कितने ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, बहुत कुछ आप इसमें चाहो तो मेंशन कर सकते हो, बट हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। वैसे ही अभी तो आपका 30% सिलेबस कम हो गया है, तो कोई बच्चा एक्स्ट्रा मत पढ़ना। जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ दैट इज सफिशिएंट। बुक आपकी नहीं आएगी अभी, 2020 के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, आगे जो बच्चे देख रहे हो आई डोंट नो। तो अभी आपके पास कोई बुक नहीं है तो PDF के हिसाब से मैंने ये चैप्टर बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। पूरा आपको यही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और इसमें से कुछ कम नहीं पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्रिक्स क्या है, एक एक्रोनिम है। व्हाट इज एक्रोनिम? एक्रोनिम वो होता है जब हम किसी भी वर्ड के इनिशियल लेटर्स को ले लेते हैं, जैसे कि हम कई सारे मूवीज़ का एक्रोनिम बना देते हैं, DDLJ, YNMD, ठीक है। तो हमने एक्रोनिम्स बना रखे हैं, तो ऐसे ही एक्रोनिम ब्रिक्स का क्या है, हम 5 हमारी कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक हमने बना रखा है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सबका नाम लिखोगे तो इनके इनिशियल लेटर को, इनका जो पहला शब्द है उसको लेकर हमने ब्रिक्स बना दिया है। नाउ व्हाट इज ब्रिक्स? द टर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि एक साथ इसी लाइन में हमें बोलेंगे, कभी भी ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। इज नोन एज द ब्रिक्स। पहले ये क्या था, ब्रिक, पहले इसकी स्पेलिंग क्या थी, ब्रिक, BRIC। अब वो क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर पहले जो 5th नेशन है साउथ अफ्रीका वो एडेड नहीं था। पहले साउथ अफ्रीका एडेड नहीं था, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ तो ये बन गया ब्रिक्स से ब्रिक्स, ठीक है। अब एक और चीज़ है जिसमें ध्यान रखनी है, हमारे ये ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था, तो जो PDF है CBSE की साइट पे उसके मुताबिक जो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है वो फर्स्ट मीटिंग के बाद 2009 में ऐड हुआ है। बट अगर तुम गूगल क्रोम करोगे तो 2010 आएगा, और कई लोग 2010 बता रहे हैं। मुझे इन्वेस्टोपीडिया साइट पे 2011 भी मिला है, बट हमारा गुरु कौन है, NCERT वाले, तो हमें किसके हिसाब से चलना है, NCERT के हिसाब से। तो नीचे मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो कि वी विल राइट 2009 कि साउथ अफ्रीका वॉज एडेड 2009, हम वही लिखेंगे, ठीक है। अब फाउंड कैसे हुआ था, हु स्टार्टेड द ब्रिक्स, ठीक है। तो इट वाज फाउंडेड इन 2006 बाय रशिया। किसने फॉर्म करा था, रशिया ने। मीटिंग हुई थी उसके बाद ये फॉर्म हुआ था। डिटेल में नहीं जा रही हूँ, डिटेल में बताने लगी तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमें CBSE के हिसाब से ही पढ़ना है। ओके, और ये क्यों फॉर्म हुआ था, देखो, क्योंकि यहाँ मैंने बता रखा है कि एक इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैश, ठीक है। इन्होंने कह दिया था कि देखो 2050 तक जितने भी ये ब्रिक के नेशन है ना, दे वुड बी द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। इन्होंने ब्रिक को कहा था, इन्होंने साउथ अफ्रीका को ऐड नहीं करा था। जो गोल्डमैन सैश थे इन्होंने कहा था, इन्होंने ही ये टर्म ब्रिक को कॉइन करा था। तो ये ब्रिक टर्म जो है ये किसने बनाई थी, गोल्डमैन सैश ने, और बाद में इसके अंदर साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था। क्यों बनाई थी इन्होंने ये टर्म, इन्होंने कहा था कि देखो ये 4 कंट्री हैं 2050 तक, ये जो 4 कंट्रीज है ये टेक ओवर कर लेंगी सबको, दीज विल बी द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी ये बन जाएंगी, USA भी पीछे हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। एंड इन्होंने ही ये जो ब्रिक टर्म है उसको बनाया था। कब बनाया था, 2003 के अंदर, ठीक है।
ओके तो ब्रिक हमने एसोसिएशन पढ़ लिया. नाउ व्हाट आर इट्स की ऑब्जेक्टिव, यानी कि इन्होंने ये एसोसिएशन क्यों बनाई है, व्हाट आर इट द रीजंस. तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट अमंग देम, यानी कि ये कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ और इकोनॉमिक बेनिफिट एक दूसरे को देंगे, कॉपरेट करेंगे. ठीक है, तो अगर कोई ट्रेड है उसके ऊपर आराम से बैठ के बात की जाएगी, ट्रेड असाइनमेंट साइन किए जाएंगे, ट्रीटी साइन करेंगे, जिससे कि दोनों ही और चारों ही जितनी भी कंट्रीज इकट्ठी बैठी हुई हैं ब्रिक्स की, अगर पाँचों की पाँचों बैठी है तो सबको फायदा हो, ऐसा ना हो कि किसी एक के साथ गलत हो, कॉपरेट करेंगे ये. सेकेंड क्या हुआ इसका ऑब्जेक्टिव, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ ईच नेशन. अब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे की इंटरनेशनल पॉलिसी के अंदर दखल अंदाजी करेंगे, नहीं, इंटरनेशनल पॉलिसी सब अपनी मर्जी से करो, ये तो बस कॉपरेशन के लिए बनी थी हमारी एसोसिएशन. एंड म्यूचुअल इक्वालिटी, म्यूचुअल इक्वालिटी, ऐसा नहीं होगा कि 3 नेशन मिलके बाकी दोनों को नीचा दिखाने लगेंगे, नहीं, सब म्यूचुअल इक्वालिटी पे चलेंगे. 11th कॉन्फ्रेंस इसकी हेल्ड हुई थी. अब जैसे हमारी नैम की कॉन्फ्रेंस होती थी वैसे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस भी होती है. 11th कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, रिसेंटली न्यूज़ में आया भी था अगर आपको याद हो तो, ब्राज़ील में 2019 के अंदर. जो चेयर करी थी ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर ने, कौन थे वो, जेल बोल्सोनारो. तो अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा क्योंकि ये ऐसे पीडीएफ में लिंक हो रखा है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्राज़ील की 2019 की जो हमारी 11th कॉन्फ्रेंस थी किसने चेयर करी थी, जेल बोल्सोनारो ने. ठीक है, तो विद दिस आपका हाफ ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब ये जो चीज़ है, ये जो इम्पोर्टेंस है, ये मैंने ऐड करी है बिकॉज आई थिंक दैट इम्पोर्टेंस एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ये बैठ के क्या करते हैं, वाई, ऐसा क्यों था कि जो हमारा गोल्डमैन सैच था उसने कह दिया कि ये 2050 में सब कुछ टेक ओवर कर लेंगी. ठीक है, तो जब भी ये मिलते हैं ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बहुत बात करते हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं हमारे वर्ल्ड में उस पर बात करते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, और क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया. इस सब पे बैठकर ये सारी कंट्रीज आपस में बात करती हैं. और सेकेंड चीज़ क्या है, जितना ये एरिया ब्रिक्स कवर करती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये पूरे वर्ल्ड की 42% ऑफ द पॉपुलेशन कवर करता है. तो आप सोच सकते हो कि ये अगर पाँचों के पाँचों देश इकट्ठे हो जाए तो ये तो यूएसए की धज्जियाँ उड़ा देंगे, समझ गए तुम. और 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ये होल्ड करते हैंगे एंड इनका शेयर इन द ट्रेड कितना है, 16%. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. एंड दीज आर द मेन इंजन्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो ये वो नेशन है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो इनका कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा होता है और इनका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये मेन इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है. और ये नहीं है कि जो ब्रिक्स है वो चाहता है कि वो सुपर पावर बन जाए. सुपर पावर कैसे बन जाएगा, सुपर पावर तो एक नेशन बनता है, यहाँ तो 5 नेशन है. तो ये कौन से सपने को सच करना चाह रहे हैं, ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि इन्हें ना यूनिपोलर वर्ल्ड चाहिए एक सुपर वाला, ना ही 2 सुपर पावर वाला बाइपोलर वर्ल्ड चाहिए. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो विद दिस हमारा कंप्लीट हो गया ब्रिक्स टॉपिक. बहुत प्रिसाइज मैंने कराया है, जैसे हमारा सीबीएसई के पीडीएफ में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे तुम्हें मिल जाएंगे, C_Sahani. वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हो, हैंड रिटन एंड टाइप्ड. ओके, अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है रशिया. ठीक है, तो रशिया भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है. वी ऑल नो दैट रशिया तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था. लेट्स स्टडी. तो जो लार्जेस्ट पार्ट था हमारे सोवियत यूनियन का, सोवियत यूनियन सबको पता है इंडो बायपोलैरिटी में पड़ा था, सुपर पावर थी हमारी. तो जब यूएसएसआर था ना हमारा सोवियत यूनियन, उसमें 15 नेशन थे, उसमें से सबसे बड़ा नेशन कौन सा था हमारा, रशिया वॉज द लार्जेस्ट नेशन. सबसे ज़्यादा टेरिटरी वाइज भी सबसे ज़्यादा रशिया लार्जेस्ट था. ठीक है, और जब 1980s एंड अर्ली 90s में जो हमारा सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट होने लग गया, तो रशिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से बाहर आने लगा. एंड हमने इंडो बायपोलैरिटी में चैप्टर में पढ़ा था कि ऑन पेपर तो 15 रिपब्लिक सेम थी, बट ऑफ पेपर जो रशिया था वो सबको डोमिनेट करता था, पहले से भी करता था. और उसके बाद जब डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत यूनियन, उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर बन गया सोवियत यूनियन का रशिया. यानी कि इसके मरने के बाद जो सीट थी हमारी सोवियत यूनियन की वो किसको मिल गई, रशिया को. रशिया बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर, सबसे आप कह सकते हो पावरफुल वारिस, एक तरीके से आप कह सकते हो. वो कौन बन गया हमारा, रशिया. किसका, सोवियत यूनियन का.
अब जो जीडीपी की बात करें हमारे रशिया की, तो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ 11th इन द वर्ल्ड करेंटली, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। क्यों? बिकॉज इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके पास नेचुरल गैसेस है, इसके पास मिनरल्स हैं, तो इस वजह से ये एशिया में लोकेटेड हैगा, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो इस वजह से ये इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हैंगे। हमें पता है अभी तो रशिया ने हमारा कोरोना वायरस की दवाई भी निकाल ली है, वैक्सीन निकाल लिया है, तो इससे हमें पता चल रहा है दैट दे आर वेरी एडवांस। ये इनमें भी कुछ आप कह सकते हो दे हैव सर्टेन पावर्स, ठीक है, ऑब्वियस है, क्योंकि वो यूएसएसआर का मेन रीजन वही था, सुपर पावर थी यूएसएसआर पहले हमारी। इट इज़ द न्यूक्लियर स्टेट, हाँ जैसे मैंने आपको बताया दिया, जब यूएसएसआर था और यूएसए था, दोनों के बीच में क्या दिक्कत थी? न्यूक्लियर वेपन्स की तो दिक्कत थी। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सब किसके पास आ जाते हैं? रशिया के पास, और बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टॉक में रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, एंड अलग अलग टाइप के वेपन्स है, आर्मी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही एडवांस्ड प्लेन्स हैं इनके पास, दे आर वेरी वेल स्टॉक्ड इन द हार्ड पावर। ओके, तो दिस शोज दैट रशिया एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग पावर हैगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? इट इज़ द मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 के अंदर। बट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके 5 मेंबर होते हैं, उनमें से एक मैंने अभी बताया ब्रिटेन, फ्रांस है, थर्ड मेंबर कौन सा हो गया? हमारा रशिया। तो उसको शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी? P5, एंड उसका मेंबर है रशिया। तो यानी कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है हमारा यूएन के अंदर, और रशिया के पास राइट है वीटो का, अगर रशिया नहीं चाहे तो वो किसी भी जो बात हो रही है उसको कैंसिल कर सकता है। तो दिस शोर दैट रशिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब हमें नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पावर के बारे में पढ़ना है, न्यू सेंटर ऑफ पावर के बारे में पढ़ना है इंडिया, फिर हम पढ़ेंगे इजराइल। ब्रिक्स एंड रशिया इज कम्प्लीटेड। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया। तो नेक्स्ट न्यू सेंटर ऑफ पावर है हमारा इंडिया, यानी कि इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी पावर है जो यूएसए की डोमिनेंस को कम कर रही है। कौन सा इंडिया? यू हैव टू रिमेंबर दैट 21st सेंचुरी का इंडिया, 21st सेंचुरी नहीं मतलब 2000 के बाद का इंडिया, ठीक है। तो लेट 1990s और 2000 से जो इंडिया में डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुए हैं, उस इंडिया को बोला गया है दैट इट इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग पावर, एक इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग पावर है, ठीक है। जो हमारी पावर है वो मल्टी डायमेंशनली इंक्रीज हो रही है। मल्टी डायमेंशनली इंक्रीज मतलब ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो रही है, हमारा मेडिकल भी इंक्रीज हो रहा है, मिलिट्री वाइज भी वी आर ग्रोइंग, एंड इकोनॉमी भी हमारी ग्रो हो रही है। तो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली टेक्नोलॉजी ही बढ़ रही है। एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सब कुछ बढ़ रहा है, ओके। और जो इंडिया है, वी ऑल नो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इंडिया का। हमारी इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस होने का एक नेक्स्ट रीज़न ये भी है कि जो वर्ल्ड की जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की 130 करोड़, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हर एक जो देश है उसके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि अमेरिका के लिए वी आर अ कस्टमर, वो आके हमारे से यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचते हैं। हर एक कंट्री हमारे यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचती है। जैसे कि हमने चाइना का इतना सारे हम ऐप्स यूज़ कर रहे थे, अब हमने यूज़ बंद कर दिए उनके ऐप्स करने, तो दैट मीन्स हमारे उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट आया। बोला ना हम टिकटॉक यूज़ करना बंद कर देंगे तो उनकी इकोनॉमी इतनी डाउन चल जाएगी, उनको इतना नुकसान होगा। दैट मीन्स वी आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारी जो ये पॉपुलेशन है ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है हमारा न्यू सेंटर ऑफ पावर के बनने में। नेक्स्ट क्या है? हमारा एक प्लान है, टारगेट है, टारगेटिंग गोल है, जो हमारी जो इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन तक रीच करने का, एंड एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट बनाने का। एट द सेम टाइम हमारा जो एंशिएंट एक्सक्लूसिव कल्चर है उसकी वजह से भी हमारा जो आप कह सकते हो कि वी आर इमर्जिंग एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। ये आपकी बुक में ही बता रखा है, अगर 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, दैट क्या टारगेट है हम लोगों का, टारगेटिंग गोल क्या है? टू रीच द इकोनॉमी ऑफ $5 ट्रिलियन, एंड इंडिया का मार्केट वी ऑल नो ह्यूज कॉम्पिटिटिव मार्केट है हमारा। काफ़ी सारी MNCs आती हैं हमारे यहाँ, कम्पीट करती हैं, रीजनल कंपनीज भी हैं, इंडियन कंपनीज भी है, ब्रांड्स भी हैं। तो इस तरीके से इंडिया का सिस्टम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। एंशिएंट एक्सक्लूसिव कल्चर, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है,
इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, यूपी, पंजाब, गुजरात, सबका अपना अपना कल्चर है, कल्चरल नीड्स है। इसकी वजह से जो मार्केट में डिमांड होती है हमारी, इतने सारे फेस्टिवल होता है, लोग खर्चा करते हैं, घर में कुछ लाते हैं, कपड़े लेते हैं, तो हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग हर समय, जैसे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में ले लो, लोग इतने उनके फेस्टिवल नहीं होते, 1-2 ही फेस्टिवल होते हैं उनके। एट द सेम टाइम वो ज़्यादातर अपनी जॉब में ही बिजी रहते हैं, बट हमारे यहाँ हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है। वी हैव अ वेरी गुड मार्केट, ठीक है। तो वी आर ग्रोइंग एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें दिखाने के लिए कि हम न्यू सेंटर ऑफ पावर हैं, वो क्या है कि 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, यानी कि इंडियन ओरिजिन, 200 मिलियन जो लोग हैं हमारे, वो ग्लोब के अलग अलग कंट्रीज़ में जाके रह रहे हैं, जैसे कि माइग्रेट कर गए या फिर जॉब पर्पज से गए। अब आप देश के कहीं भी चले जाओ आप पूरे वर्ल्ड में, चाइना चले जाओ, आप चले जाओ, जापान चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, आपको कोई ना कोई इंडियन मिल जाएगा। हर जगह पे कोई ना कोई इंडियन पॉपुलेशन होती है, इंडियन फूड होता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स होता है। दैट मीन्स इंडियन जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। दिस ऑल्सो शोज आर कैपेबिलिटी, ठीक है। और अब मिलिट्री की बात करें तो इंडिया की जो मिलिट्री है, इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट हमारी मिलिट्री है। वी ऑल्सो हैव इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हमारी इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स वी आर अ न्यूक्लियर पावर स्टेट। हमारे पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी है जो हमने बचा के रखे हुए हैं, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट हमारा चेंज आया, जिसकी वजह से हमें न्यू सेंटर ऑफ पावर में ऐड हम कर रहे हैं, वो क्या है, मेक इन इंडिया स्कीम। एक माइलस्टोन की तरह इसने कवर करा इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस को। मेक इन इंडिया स्कीम बनी कि सब कुछ इंडिया के अंदर बनेगा, एंड उसकी वजह से इंडिया का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा राइज अप हो गया। और भी काफ़ी स्कीम बनी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बनी एंड हमारी स्किल इंडिया बनी, तो उनसे इंडिया की जो इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, वो बहुत एक्सेलरेट हो गई, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एंड साइंस हमारी इंक्रीज हुई विद द मेक इन इंडिया स्कीम। ऑल दिस मेक इंडिया अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द वर्ल्ड। ये सब बातें हमें एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो विद दिस इंडिया हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें पता चल गया हम भी किसी से पीछे नहीं है। चाइना अगर है न्यू सेंटर ऑफ पावर तो इंडिया भी है, ठीक है, और ब्रिक्स के मेंबर भी हैं हम। तो विद दिस मैंने आपको 5 करा दिए टॉपिक। EU जो पुरानी बुक में भी, मतलब हमारी बुक में भी था, ऑलरेडी था। उसके बाद हमने पढ़ा एशियान, जो भी पहले से था। फिर न्यू टॉपिक पढ़ाया ब्रिक्स, फिर न्यू टॉपिक पढ़ाया रशिया, फिर अब ये न्यू टॉपिक हमने पढ़ लिया इंडिया। 5 टॉपिक हो गए हमारे। अब हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, इजराइल एंड चाइना। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाऊंगी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए बनाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब बच्चे देखेंगे। इजराइल बहुत इंटरेस्टिंग इशू है, उसमें हम सब कुछ जानेंगे व्हाट हैपन इन इजराइल, और क्यों इजराइल एक छोटा सा देश एक ऐसी इमर्जिंग पावर की तरह निकल रहा है। जुडाइज्म, पैलेस्टीन इशू, सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे। देन चाइना हम पढ़ेंगे, जो हमारा ओल्ड टॉपिक है। तो विद दिस आपको आई होप ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये 2020 अकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट है। मैंने पहले भी पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ा रखा है, अब दोबारा पढ़ा रही हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस आई हैव टू कवर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। सो प्लीज़ पॉलिटिकल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इको, सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जाओ, ह्यूमैनिटीज़ के हर सब्जेक्ट पढ़ो। 11th की भी है, 10th SST भी है, सब कुछ है। इंस्टाग्राम ID पे आपको सब नोट्स मिल जाएंगे इन द हाईलाइट सेक्शन। एक बार और बता देती हूँ, हाईलाइट सेक्शन ऐसा बना होता है बायो के नीचे, वहाँ पे मैंने हाईलाइट्स में डाल रखा है ये इस क्लास का, इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट की हाईलाइट्स है, अंदर जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना एंड आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।